हेलो एंड वेलकम बैक टू बिहारी टॉक्स। इट्स मी त्रिशा राय। आज जो हमारे साथ है वो बेखौफ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। बिना डर और पक्षपात किए हमें वो खबर दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुमार अभिनव की। तो आइए मिलकर उनके बारे में कुछ बात करें। सच्चाई की असली बयार अविनाश, सीने में है रखता बिहार अविनाश। साथ सीधे बात जैसे दागे गन शॉट, कौन जानते हो ना पत्रकार अविनाश, कुमार अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव जी, आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, आपसे हम कुछ आपके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? बक्सर जिला। बक्सर। अच्छा, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से? वहीं से, बक्सर वहीं से? से जहाँ पैदा हुए वहीं पढ़ाई की। अच्छा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो जहाँ पैदा हुए उसके बगल में जो बगल वाला स्कूल है वहीं से पढ़ाई की। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे आगे सिलसिला आगे बढ़ता गया। स्टडीज वगैरह या क्वालिफिकेशन क्या है आपका? नॉर्मल है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, आर्ट्स। अच्छा, अभिनव जी, आप एक पत्रकार है, तो आपने पहली बार कब सोचा था कि आप इस फील्ड में जाएंगे? ये पहले से डिसाइड नहीं नहीं नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि पत्रकार बनेंगे या पत्रकार बनना चाहिए। सिर्फ कैमरे पे दिखने का शौक था, उस शौक को पूरा करने के लिए हम आए। ये वो जो इंट्रोडक्शन आपने दिया ना कि बिहार की भलाई कर रहे हैं, वो हम पे सूट नहीं करता। ये अलग बात है कि हमारे काम से लोगों की भलाई हो रही हो, वो अलग चीज है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, वो इसलिए इलाज नहीं करता है कि बंदा ठीक हो जाए, इलाज इसलिए करता है क्योंकि उसका काम है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। हमारा काम सेम है। मेरा शौक था भाई मुझे कैमरे पे दिखना है। अब हमारे कैमरे पे दिखने से दो चीजें होती है। किसी के कैमरे पे दिखने से लोग खुश होते हैं, कोई कैमरे पे देख के रोता है, और हमारे कैमरे पे दिखने से किसी की भलाई होती है। और मुझे इस बात पे गर्व है, खुद पे इस बात पे गर्व है कि हम जब जब दिखते हैं तब अनर्गल चीजों के लिए नहीं दिखते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत, बिहार में खास तौर पे बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो सोशल मीडिया पे बिना गाली गलौज के काम कर रहे होंगे, बहुत कम। या वो जब किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी गायक का इंटरव्यू कर रहे हो, और वो इंटरव्यू करने इसी बात के लिए गए हैं क्योंकि हम अश्लीलता पे इंटरव्यू कर रहे हैं, और जाके उसके सामने खुद अश्लील शब्दों का वो बोल रहे हैं, ढोड़ी चोली फलाना ढिमकाना। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं उस श्रेणी में नहीं। मैं जो करता हूँ अपने मन पसंद और जो मुझे अच्छा लगता है बस मैं वही करता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, आप पत्रकारिता के फील्ड में जब आए, आपने पहला कोई ऐसा काम या पहला कुछ वर्क एक्सपीरियंस जिसके बाद आपको लगा हो कि मुझे इसलिए ही इस फील्ड में आना था? कुछ ऐसा याद हो आपको? देखिए, सब कुछ अचानक हुआ। कैमरे पे दिखने का शौक था, वीडियो बनाते गए, बनाते बनाते एक दिमाग में एक थॉट आया कि जो मुखिया लोगों की सैलरी होती है वो सिर्फ 2,500 होती है, और 2,500 कमाने के लिए इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है? 2,500 की सिर्फ सैलरी प्राप्त करने के लिए मतलब इतना बवाल क्यों? और उस पे हमने एक वीडियो किया कि 2,500 कमाने वाला मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है। और वो पहली ऐसी वीडियो थी हमारी जिसको बिहार का कोई ऐसा मुखिया नहीं रहा होगा जिसने न देखा हो। सिर्फ एक वीडियो से कमोबेश बिहार के हर गांव में मैं पहुंच गया, हर गांव। और वो पहली ऐसी वीडियो थी जिसपे जितने लाइक्स थे उतने शेयर थे। तो उस वीडियो के बाद होता है ना कि जब रिस्पांस अच्छा मिले तो आदमी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। तो वही हुआ, हमने वो वीडियो किया और वीडियो करने के बाद लगातार करते गए और धीरे धीरे लोगों का रिस्पांस मिलता गया। लोगों को लगा कि नहीं, बंदा जो पूछ रहा है वो जेन्युइन सवाल पूछ रहा है और जेन्युइन तरीके से पूछ रहा है। तो लोगों ने जो प्यार दिया उसका रिजल्ट है सामने जो भी है। अच्छा, एक ईमानदार पत्रकार का क्या डेफिनेशन? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ईमानदार पत्रकार होता ही नहीं। एक पत्रकार देखिए ईमानदार नहीं हो सकता, और जिस दिन एक पत्रकार ईमानदार हो गया समझिए उसकी कहानी खत्म हो गई। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, आप बता दीजिए एक ईमानदार पत्रकार का नाम बताइए जो आपके ज़हन में हो। रवीश कुमार नहीं है ना। कैसी ईमानदारी है कि मोदी जी आज 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं और आपको मोदी जी के अंदर एक अच्छा काम नहीं दिखा, और दिखाओ तो रवीश कुमार कभी बड़ाई किए हो, बता दीजिए। सरकार की खिलाफत करना ईमानदारी का वो सबूत नहीं है। सरकार से सवाल पूछना ईमानदारी का सबूत नहीं है। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना ये ईमानदारी का सबूत है, जो भारत में तो है ही नहीं। यहाँ पे सबने एक धारा पकड़ा, एक धर्रा पकड़ा और उसी के ट्रैक पे चल निकले। और दूसरी चीज होती है कि कुछ नहीं, हमको दर्शकों के हिसाब से बोलना है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे पता है नॉर्मल बातें बोल रहा हूँ लोग नहीं सुनेंगे,
अच्छा कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं, अच्छा कुछ उल्टा बोल देते हैं, अच्छा हमारे लोगों को जो पसंद है वो बोलते हैं, ये सुनेंगे हाँ ये हाँ, तो वो वीडियो चलेगी। लोग पता है कैसे सोचते हैं, जैसे बागेश्वर धाम यहाँ पे आए थे, कुछ लोगों की विचारधारा है कि वो बागेश्वर धाम का उनके खिलाफ में नहीं जा सकते, तो उन्होंने वीडियो समर्थन में बनाया। अब कुछ लोगों का है कि हम अगर उनके सपोर्ट में बनाएंगे तो हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि अरे भाई तू अपने लोगों को खुश करने के लिए उसके हिसाब से हमने वीडियो बनाया। तो एक ईमानदार पत्रकार न होता है न हो सकता है, और जो ईमानदार पत्रकार हुआ उसकी कहानी ही खत्म हो गई, या तो उसकी कहानी दर्शकों ने खत्म कर दी या फिर उसकी कहानी सरकार ने खत्म करवा दी। इसलिए वो जो अगर कोई चोंचला मेरे सामने आके अगर बोलेगा कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, या तो मैं वहां से चला जाऊंगा या उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारूंगा। मैं खुद ईमानदार नहीं हूं, मुझे पता है। हाँ, बस इतना पता है कि अपने नजर में मैं ये भरसक कोशिश करता हूं कि जितना बेहतर कर सकता हूं उतना बेहतर करूं बस। अच्छा, मेरा इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि जैसे हाल ही में अभी मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, तो क्या मतलब जो भी लोग हमारे जनता के लिए काम करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, क्या सरकार उनको दबा रही है? आपको ऐसा लगता है? सरकार क्यों चाहेगी कि आप मेरे खिलाफ मेरा दुष्प्रचार कीजिए? ये सोचने वाली बात नहीं है, ये तो डिसाइड करने वाली बात है। जितने लोग हैं सबको पता है कि सही बोलने का मतलब आपकी कहानी खत्म। तो रवीश कुमार की नौकरी इसीलिए गई संभवतः क्योंकि उन्होंने लगातार सरकार के वो खिलाफत में रहे, और मनीष कश्यप जेल में इसीलिए है क्योंकि मनीष कश्यप लगातार सरकार पे सवाल उठा रहे थे। और यकीन मानिए, ऐसा हमको और आपको लगता है कि सरकार हमें नहीं सुन रही है, पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है। चाहे आपके वीडियो पे 2000 व्यूज आ रहे हो, 2 लाख आ रहे हो, 2 मिलियन आ रहे हो या 20 मिलियन आ रहे हो, गवर्नमेंट आपको बैठ के देख रही है, और जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन सरकार अपनी पूरी पावर आप पे वो ढकेलने में ठोक देगी, पूरी पावर और पूरा ताकत लगा देगी। तो रही बात की सरकार, तो इसीलिए हमने शुरू में कहा कि कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता है। ईमानदार हुए तो समझिए कहानी खत्म। तो एक धर्रा पकड़िए और उस पर चलिए, या फिर पत्रकारिता का काम छोड़ कुछ और बेहतर कीजिए। अच्छा शकल है तो रील्स बनाइए, एक्टिंग आता है तो एक्टिंग कीजिए, मतलब जो अच्छा लगता है वो कीजिए। पत्रकारिता करते हैं हम, बट अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बेईमान हो नहीं सकते हैं और ईमानदार बनने का रास्ता नहीं है, और बीच में चलने का क्या मतलब। वही तो, कुछ भी बेहतर करो। अच्छा, आजकल हमारी जनता बहुत परेशान है नोटबंदी को लेकर, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, तो ये बार बार आपको नहीं लगता कि, मेरे ख्याल से, कि सरकार ये चाहती कि ये सारी चीज़ में हम उलझे रहे और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान ना दे पाए, तो क्या ये गलत नहीं हो रहा आपके अकॉर्डिंग? देखिए, नोटबंदी का फैसला कहीं से भी सही नहीं था क्योंकि उसका रिजल्ट सही नहीं आया। ठीक है, जो वो नोट बंद किए गए थे 500 के, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो सक्सेस रहा। क्यों रहा सक्सेस पता है? गरीब बहुत खुश थे कि अमीरों का जा रहा है ना, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो जो भी पैसा बंद हुआ है वो तो अमीरों का बंद हुआ है। तो कहा जाता है कि अगर इलेक्शन जीतना हो तो आप उसको विकास मत करिए, उसका विकास मत करिए, बगल में जो खड़ा है ना उसको गाली दीजिए। नोटबंदी में सेम यही प्रोसेस हुआ। पर नोटबंदी में तो मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ ना, अपर जो भी लोग हैं उनका क्या कुछ नहीं होना? उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगा ना कि नुकसान अपर वालों का हो रहा है क्योंकि मिडिल वालों के पास उतना पैसा है नहीं। एक मिडिल फैमिली बहुत ज्यादा कमाती होगी तो कितना, 1 लाख, बहुत अच्छा पैसा कमाती होगी, तो बाकी लोग तो 10, 20, 25 वाले हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत वैसे नहीं होनी है। तो ऐसा लगता है कि दिक्कत ऊपर वालों को हो रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ऊपर वालों को दिक्कत होती ही नहीं है। जो भी दिक्कत होती है वो हमें और आपको और बाकी लोग। हाँ, तो रही बात वो सरकार के उलझाने की, तो सरकार उसका हमेशा प्रयास करती है, भरसक प्रयास करती है। सरकार का काम ही यही है कि आपको इस ट्रैक से उलझा के इस ट्रैक पे लेके चले। अच्छा, हाल ही में अभी एक फिल्म आई थी, द केरला स्टोरी, आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्म बननी चाहिए? ये हमारे समाज में गलत इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों क्या बात कर रहे हैं? एक मर्डरर को अगर हम मर्डरर दिखा देंगे तो गलत इफेक्ट पड़ेगा। हम बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। हाँ, तो अब मुसलमान गलत कर रहा है तो उसको हम सही कैसे बता दें? एक मुसलमान कल एक लड़की को 40 बार उसने गोदा है, 40 बार गोली मारी है, और उसको हम कहें कि बहुत अच्छा है। अब छोटी सी कॉमन सी बात है, एक यूपीएससी टॉपर निकलती है लड़की, और उसके समाज के सारे लोग उस पर खुश हो जाते हैं कि भाई ये यूपीएससी टॉपर है, उसके कास्ट के लोग खुश हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा मैच जिता दिए तो सारे राजपूत खुश है, खुश पूरा देश है। लेकिन सबसे ज्यादा राजपूतों को इस बात पे गर्व हो रहा है,
वो लगातार स्टेटस डाल रहे हैं। तो अगर एक मुसलमान गलत करेगा तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो सूत्र उस पर ना लागू हो? सेम सूत्र उस पर भी लागू होगा। रही बात द केरला स्टोरी की, हाँ हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि वो कहानी सच्ची है कि झूठी है। कहानी सच्ची है मिसेज, और 100% सच्ची है। ये अलग बात है कि उसमें 30,000 का आंकड़ा दिखाया गया है, बट 30,000 लोगों के साथ नहीं हुआ है। अरे 3 लोगों के साथ हुआ है ना, ऑफिशियली 60 लोगों के साथ तो हुआ है ना। और हिंदू से मुसलमान बना के उससे शादी करना, ये एक प्रोसेस है, समझिए। पहले एक लड़का आता है, आपसे मोहब्बत करने की ढोंग करता है, और आप मोहब्बत करती हैं। भाई कोई भी अच्छा दिखेगा तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, उसका नाम थोड़ी पूछने जाएंगे, कास्ट थोड़े पूछने जाएंगे। हमको लगा कि वो मेरे हिसाब से सूट करता है, हमने उससे मोहब्बत किया, और मोहब्बत करने के बाद वो अपना नाम बता रहा है रिजवान, हमें तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे भरोसा टूट जाना चाहिए, वहां पे समझ जाना चाहिए। जब कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे, उसी समय समझ जाना चाहिए कि आज एक थप्पड़ मारा है, कल बढ़िया से गर्दन भी काट सकता है। माफी रिलेशनशिप में नहीं दी जानी चाहिए। लोग समझौता की बात करते हैं, वो शादी के बात करनी चाहिए। शादी से पहले समझौता नहीं करना चाहिए। एक थप्पड़ मारने वाला इंसान कल बीच चौराहे पे आपको पीटेगा। तो द केरला स्टोरी में एक प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है, और फंसा देने के बाद फिर कैसे उनसे वो धर्म चेंज और वो सारी चीजें जो उसमें है। तो अब सही को सही ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। पर आप एक तरफ देखिए, शाहरुख खान जो है उनकी वाइफ हिंदू है। हाँ। अभी हाल फिलहाल में रहमान सराय थे, उनकी उनकी वाइफ वाइफ हिंदू, हिंदू है। पर उनकी तो लाइफ पूरी एकदम परफेक्ट चल रही है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पता चले कि वो हिंदू बन के हमसे प्यार कर रहा था, उस समय तो उसके गाल पे जोरदार तमाचा जड़ देना चाहिए। अब इसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो पता नहीं आपका संस्कार क्या है, किस घर में आप पैदा हुई हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब आपको पता चले कि वो हमसे अपना नाम निरूला बताया था, निराला बताया था, और अब अपना नाम रिजवान बता रहा है, तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या कहा जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम शिक्षा की बात करें तो बिहार में शिक्षा के नाम पे सिर्फ गुंडागर्दी है, जातिवाद है। ये चीज़ आप भी भले भांति परिचित है। तो इस बारे में हम क्या आपसे, मतलब क्या हम सब करें जो इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा ला सकते हैं? क्योंकि शिक्षा हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि 2 वक्त की रोटी। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इससे कुछ चेंजिंग आए? शिक्षा के बारे में देखिए, बस हम इतना कहेंगे कि पहले अनपढ़ आदमी होता है, फिर वही आदमी एजुकेटेड होता है, और जैसे ही एजुकेटेड होता है वैसे ही वो सबसे पहले अपने लोगों को मूर्ख बनाना शुरू करता है। अच्छा। अपने लोगों को, वो दूसरों को मूर्ख नहीं बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उनसे पढ़ा लिखा ज्यादा कोई था ही नहीं। संविधान इस देश का उन्होंने लिखा, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपने हक के लिए लड़ो, उन्होंने कहा अपने हक के लिए पढ़ो। समझिएगा बात को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अपने हक के लिए पढ़ो। लेकिन आज जो दलितों के नेता बनते हैं वो कहते हैं अपने हक के लिए लड़ो, और वो आपको लड़ाते हैं। और लड़ाते कैसे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम एजुकेट हो गए ना, बाकी लोग तो अनएजुकेटेड हैं। बाकी लोगों को तो ऐसे ऐसे भेड़ की तरह, भेड़ चाल की तरह जो मन वो किया जा सकता है। तो मूर्ख बनाते हैं पढ़े लिखे लोग ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पे बताता हूं, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, लोगों ने हमें प्यार देके थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब मैं चाहूं तो उन लोगों को मैं हर रोज मूर्ख बना सकता हूं, हर रोज। जब चाहूंगा मैं कहूंगा नहीं ये सही है, कभी कहूंगा वो गलत है, कभी कहूंगा ये सही है वो गलत है। लोग तो नहीं समझ पाएंगे, और लोग समझे या ना समझे, लोग तो फॉलो करेंगे ही ना, लोग तो देखेंगे ही ना। तो अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए पढ़ने की जरूरत है। जो कभी पढ़ाई हुई नहीं, हमने कभी नहीं सुना वो चंद्रशेखर आजाद जो रावण है, चंद्रशेखर रावण है, दलितों के सबसे बड़े नेता वही हैं। हमने कभी नहीं सुना है कि उन्होंने कहा है कि अपने हक के लिए पढ़ो, हमने नहीं सुना। या सवर्णों के जो नेता है, हमने उनके मुंह से भी कभी नहीं सुना कि अपने हक के लिए पढ़ो। ये बात है, हक के लिए लड़ना नहीं, हक के लिए पढ़ना होगा। और उदाहरण के लिए समझिए कि अगर कहीं पे कोई बवाल हुआ है और वहां पे आप जाके डीएम से लड़ रहे हैं, नहीं हमें ये धरना आप धरना पे बैठे हैं, वहां पे वो डीएम आपको उठाएगा, 4 डंडा मारेगा और वहां से हटाएगा। लेकिन वहां पे अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है और वहां पे आके वो 4 धारा आपको बताता है, वो अपने हक की बात बता दे, अपना अधिकार बता दे, समानता का अधिकार बताए, जो भी उस श्रेणी में आता है वो बताए, वो डीएम उसको उठाने लायक रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। तो हक के लिए लड़ने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, जो हमारे यहाँ हो नहीं रहा है। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आपको पसंद हो? कोई नहीं। कोई नहीं? पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है, पर ऐसा नहीं कि हम किसी को पसंद करें, क्योंकि पसंद करने लायक कोई है नहीं।
सबका विजन यही है कि ग्राउंड पे काम करेंगे और ग्राउंड पे काम करने के बाद अपना जेब भरेंगे। और ये बात आश्चर्य तो ये होता है कि ये बात सबको पता है, लेकिन फिर सब लड़ते हैं और सब आपस में लड़ते हैं। कोई भाजपा के लिए लड़ रहा है, कोई कांग्रेस के लिए लड़ रहा है, बिहार में कोई तेजस्वी यादव के लिए लड़ रहा है, कोई उसके लिए लड़ रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, एकदम छोटी सी बात है कि तेज प्रताप जी की जो बुद्धि है वो बहुत तेज बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है। मुझे नहीं लगता बिहार में उससे ज्यादा कोई बुद्धिमान होगा। और हकीकत की बात है, फिर भी यादव बोल दे कि नहीं तेज प्रताप गलत है या तेज प्रताप यादव को पर्यावरण मंत्री नहीं होना चाहिए, एक यादव बताइए जो बोल दे। या फिर अमित शाह के बेटे को, जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति बोल दे। नहीं, भाजपा सपोर्टर है तो वो कहेगा होना चाहिए, और आरजेडी का सपोर्टर है तो बोलेगा कि नहीं तेज प्रताप को ये होना चाहिए। और एक प्रशांत किशोर जी ने कहा कि कभी लालू यादव ने ये नहीं चाहा कि यादवों का विकास हो, और यकीन मानिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर लालू यादव चाहे होते कि यादवों का विकास हो तो वो कहते कि इस राज्य के हर गांव का मुखिया यादव। उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। राज्य के हर बड़े पोस्ट पे यादव रहने चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। इसके लिए कभी प्रमोट किया? यादवों के हाथ में कभी कागज कलम पकड़ाया? नहीं पकड़ाया, उन्होंने लाठियां पकड़ाई। और उससे क्या हुआ? और उससे क्या हुआ? वो एक रैली निकाला करते थे लालू यादव, लाठी में तेल पियावन, इस तरह की रैली उन्होंने निकाला है। और बात को समझिए कि इन सभी लोगों ने एक राज्य का बंटा धार किया है। आज बिहार से हर कोई आ गया, तो फिर हम किस बात के लिए और कैसे सपोर्ट करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? सबका अपना फंडा है, सबका अपना एजेंडा है, उसी एजेंडे पे सब लोग काम कर रहे हैं। अब जिसके लिए जो सूट बैठ रहा है वो लोग उस पे बैठ जा रहे हैं, हाँ हमारे लिए तो यही अच्छा है। अच्छा, फिर भी आपसे हम क्वेश्चन करते हैं कि बिहार की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बिहार को किस पार्टी की जरूरत है? देखिए, बिहार बहुत अजीब सवाल है और इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। लेकिन रही बात कि बिहार को किस पार्टी की जरूरत है, तो बिहार में कोई भी पार्टी बन जाए, हम पे और आप पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वो फर्क पड़ेगा उन लोगों पे जो थाना में जाके दलाली करते हैं या फिर जो टेंडर लेते हैं, जो ठेकेदार हैं, फर्क उन पे पड़ेगा। हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है सत्ता में नीतीश हो या लालू? बिल्कुल, हम तो नीतीश के बेटे हो या लालू के बेटे हो, सामान का रेट जैसे बढ़ रहा है वो वैसे ही बढ़ेगा, चाहे कोई भी बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप पे भी नहीं, और इस राज्य की जितनी गरीब जनता है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ लड़ने के लिए फर्क पड़ेगा। तो एक बात समझिए कि लोग लालू का पता है सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या लोग नीतीश का या भाजपा का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो अपनी गाड़ी के पीछे कोई हिंदू राष्ट्र लिख के चलता क्या? नहीं चलता। कोई कहता क्या कि हम गर्व से हिंदू हैं? किसके लिए कह रहे हैं आप? मुसलमानों को दिखाने के लिए। गर्वित हिंदू किस बात का झंडा ढोएगा कि हम कहिए हम गर्व से हिंदू है, गर्व से हिंदू है? तुमको शर्म आ रही है हिंदू पे, इसीलिए तुम गर्व से हिंदुओं का झंडा लेके ढो रहे हो। हमने अपने नाम के आगे कुमार अभिनव लिखा। हमें गर्व है, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है अपने पोस्ट के आगे मैं फलाना गर्व, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो ये चीजें हैं। ठीक उसी तरह से लोग सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं आरजेडी का क्योंकि बंदा जो बगल में बैठा है ना वो जल रहा है। अगर तेज प्रताप यादव बन जाए तो फायदा उसको भी नहीं है। एक बात समझिए, मान लीजिए कि मैं बीजेपी के खेमे का हूं और आप आरजेडी के खेमे की हैं, लालू यादव के खेमे की ना। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने से ना तो फर्क आप पे पड़ने वाला है ना हम पे पड़ने वाला है, लेकिन आप फिर भी उनका सपोर्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे मुझे जलन हो रही है और मैं भाजपा को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको जलन हो रही है। तो लड़ाई वहां नहीं है, लड़ाई यहां पे है। समझ रही है? हिंदुओं को जिस तरह से लड़ाई कहां है, लड़ाई मुसलमानों से है। मैं गर्व से हिंदू हूं, इस देश में मुसलमान ही नहीं होते तो आप किसको कहते मैं गर्व से हिंदू हूं? तो आपको दिखाना है मुसलमानों को। ठीक वैसे ही हमें समझाना है अपने लोगों को। हमारी लड़ाई तो यहाँ पड़ोसी में चल रही है और उन पड़ोसियों को दिखाने के चक्कर में राज भोग रहे हैं वो। तो लड़ते रहिए आपस में। हमेशा से यही रहा है कि फूट डालो शासन करो, डाल रहे हैं फूट, कर रहे हैं शासन, बात खत्म। अच्छा, आप इतनी ईमानदारी से आप जो भी बोलते हैं, कभी आपको डर लगा है कि आप जब से पत्रकारिता के फील्ड में आए हैं, जैसा हाल आज मनीष कश्यप का वैसा आपके साथ कभी हो जाए तो? अब अगर हो ही जाए तो वो तो झेलना पड़ेगा। रही बात डरने की, तो हमने कहा कि कोई कुछ भी हो, डर तो सबको लगता है, लेकिन बात ये भी है कि हम जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ेंगे और उतनी ताकत से लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तब बिना डरे लड़ेंगे।
अगर हम डर के बैठ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम जियो हेड ऑफिस में घुस के वहां हम सवाल पूछें। बिल्कुल, मैंने वीडियो और देखा आपका। और यकीन मानिए जियो हेड ऑफिस में घुसने का मतलब हुआ कि आप किसी भी वक्त आतंकवादी घोषित किए जा सकते थे। समझ रही हैं कि आप हमारे ऑफिस को उड़ाने आए थे, आप ये करने आए थे, आप वो करने, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप डरे नहीं, आप सवाल पूछें। हाँ, जब वो हो जाता तो उसको झेला जाता, क्योंकि आपके पास कोई चांस नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक चीज है कि जब माइक उठाइए और जब आपको ईमानदारी से काम करना है तो ये सोच के कीजिए कि फ्यूचर स्टेबल नहीं है। अगर ईमानदारी से करना है तब, ईमानदारी से नहीं करना है तो यकीन मानिए इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं है, इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं है। आपको यहाँ हर बात के लिए पैसा मिलता है, आपको यहाँ ये बोलना है इसके लिए भी, और ये नहीं बोलना है इसके लिए भी, उनकी खबर चलानी है इसके लिए भी, और उनकी खबर नहीं चलानी है इसके लिए भी। अच्छा, आज के जो कुमार अभिनव है, इसके पीछे की कितनी मेहनत है और इस चीज़ में आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? ये ऐसा कभी लगा नहीं कि पर्सनली ऐसी कोई उपलब्धि हासिल हुई है जिस पे हम बात करें। भाई नॉर्मल है, वीडियो बनाने का शौक था, वीडियो बनाता गया और लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा तो धीरे धीरे वो चीज़ चल रहा है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आदमी कभी ना सिक्योर फील करता है ना कभी सक्सेस होता है। कल क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक गायक के अगर 40 मिलियन व्यूज आ जाए तो कम से कम वो 10 साल तक सिक्योर है, 10 साल नहीं तो 5 साल के लिए तो सिक्योर है। 40 मिलियन अगर किसी के एक गाने पे व्यूज आ जाते हैं तो उसका स्टेज प्रोग्राम उसको मिलना तय है, वो एक सेलिब्रिटी बन गया। और यहाँ जितने अगल बगल लोग बैठे हैं सबके 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन, 40-40 मिलियन व्यूज आ रखे हैं, और कल की कोई गारंटी नहीं है। आज की वीडियो पे 40 मिलियन व्यूज और कल 40,000 भी आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए कभी लगा नहीं कि सक्सेस है, तो सक्सेस स्टोरी क्या ही बताएं जब सक्सेस है ही नहीं। मेहनत तो आप बहुत करते हैं वैसे, मतलब काफी। वो वीडियो बनाने के लिए और जो करना होता है वो तो करना मजबूरी है, तो जो भी है वो नेचुरल है। अच्छा, आप पे एक गाना आया है, काफ़ी अच्छा गाना है, मैंने खुद उसको सुना है। तो कैसा फील होता है जब आपको लोग इस तरह से पसंद करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है कि मतलब हाँ, मतलब आप हर सेलिब्रिटी कोई लाइक फील करते हैं या फिर नॉर्मली? नहीं, सेलिब्रिटी लाइक फील नहीं करता है, बट अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपका स्केच बनाए, आपके साथ सेल्फी ले, या फिर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। क्योंकि एक आपको लगता है नहीं कि हाँ मैं तो फेमस हो गया? नहीं, वो देखिए सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को अपनी औकात पता होती है, और जिनको अपनी औकात नहीं पता होती है वो मिल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमें हमारी औकात बहुत अच्छे से पता है, तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग की कोई बात ही नहीं है। यकीन मानिए हमें हमारी औकात पता है, तो सेलिब्रिटी वाली फील की कोई बात नहीं। हाँ, ये अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो अच्छा किया है कि आप अपना वक्त निकाल के हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ तो अच्छा किया है कि 2 लोग फोटो खिंचाते हैं, तो इस बात के लिए अच्छा लगता है। वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है। हाँ, और गाने की रही बात तो वो वास्तव में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई आपके लिए उतना बेहतर शब्द खोज के उस पर मेहनत करके बैकग्राउंड म्यूजिक करके आपका वीडियो प्रॉपर शूट करके और वो डाले, तो वो लगता है कि कुछ भी नहीं कमाया है फिर भी कुछ तो कमाया है। ये हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू होने जा रहा है। आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको रैपिडली आंसर करना है 1 वर्ड में, ठीक है? कोई ऐसी किताब जो आप पढ़ना चाहते हैं? डार्क हॉर्स पढ़ लिया है, फेवरेट। अच्छा, फेवरेट है। बिहार में कोई ऐसी 2 जगह जहाँ पे आप घूमना पसंद करते हैं या फिर आपको पसंद हो? एक तो गुप्ता धाम है, दूसरा रोहतास का वो किला। अच्छा, बस। योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो समझ में नहीं आता है, मतलब कुछ तो आपको पसंद हो। रोटी खीर, रोटी से वही। फेवरेट एक्टर? रणवीर सिंह। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। कोई ऐसी फिल्म हो जो आपको बहुत पसंद हो? आप? बाजीराव मस्तानी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, क्या पसंद? बीजेपी ठीक है, कांग्रेस से ठीक है। कांग्रेस से ठीक है? अच्छा, वैसे बेस्ट नहीं है बट कांग्रेस से ठीक है। अच्छा, आपको लिखना पसंद है? मतलब हाँ, बहुत पसंद है, बचपन से। कुछ सुनाएंगे हमें आप? मतलब शायरी टाइप? हाँ जी। मतलब ये 4 लाइनें हमने लिखी है खुद से ही
कि तुझे प्यार था पैसों से बता तो देती, तुझे चाहिए थी शोहरत जता तो देती, लाख कदमों में रख देता सारी जहां, एक बार कर सच्चा प्यार मुझे अपना तो लेती। अरे वाह, बहुत अच्छा। और उसी से रिलेटेड है कि तुझे प्यार था किसी और से बता तो देती, तुझे चाहिए था कोई और जता तो देती, कम से कम मेरे कलम से बदनाम तो ना होती, और यूं महफिलों में तेरी बेवफाई की बात तो ना होती। और एक वक्त था जब मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ये अल्फाज कम से कम मेरे जुबान में तो ना होती। और इससे आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसा दिल टूटा है और हमने नहीं, लिखा है। मेरे को तो यही लग रहा है कि आपका इमेजिनेशन है बस। लिखने का शौक। हाँ, लिखने का शौक है, और जो भी वो चीज़ें घटती हैं आसपास ना, उससे हम लोग लिख लेते हैं। जो लिखने वाले लोगों की ये कला होती है। अब यहाँ से जाएंगे तो इस पे आराम से 2-4 पेज लिख सकते हैं। अच्छा। ये हुआ, ऐसे हुआ, वो। अच्छा, लास्ट चीज़ आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आज के जो हमारे यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक वो हम मे बी उसके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये कहेंगे कि किसी के पीछे मत भागिए, चाहे वो एक्टर हो या फिर नेता, किसी के पीछे मत भागिए। आपको भागना है अपने पीछे, आपको अपना देखना है। कोई यहाँ आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा है, आपको अपनी भलाई खुद से करनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा ना कि सत्ता में चाहे आरजेडी आ जाए, चाहे जदयू आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको भागना है अपने पीछे। जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, लोग गाली के लिए फ़ोन करते हैं, ठीक है, गाली देने के लिए फ़ोन करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, पहले पूछता हूँ किस क्लास में पढ़ते हो, इसके बाद पूछता हूँ कर क्या रहे हो, इसके बाद सीधे बताता हूँ कि बाबू मुझे पता है तुमने मेरे पास फ़ोन किया है ना। मेरे पास फ़ोन करने का सीधा मतलब है कि तुम्हारे घर में अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता होगा, और मिलता होगा तो ढंग का भोजन गारंटी है कि नहीं मिलता होगा। तो तुम मेहनत करो अपने आप पे कि फ़ोन न करना पड़े। अगर तुमको लगे कि कुमार अभिनव गलत किए हैं तो कुमार अभिनव को चुटकी बजा के सलाखों के पीछे भेजवा दो। इतनी ताकत तुम में होनी चाहिए। ये कौन सी ताकत है कि किसी ने कुछ गलती किया तो तुम फ़ोन करके उसे गाली दे रहे हो, कमेंट के नीचे वो तुमको गलत लग रहा है। जाओ ना यार सीधे, तुम्हारे लिए तो पूरा दरवाजा संविधान का खुला हुआ है, औकात दिखा दो उसकी। तो अपने पीछे भागना है, किसी और के पीछे नहीं। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।